ओके डियर, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, एक बार फिर रिव्यू करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? देखो, अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, आप चाहते हो बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड आपका बिजनेस फैले, तो जो बेस्ट फॉर्मेशन है दैट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? बहुत सारे जो पर्सन होते हैं मिलके अपनी एक कंपनी चलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। एंड माइंड वन थिंग, लीगल स्टेटस होता है इसका अदर देन इट्स मेंबर, यानी कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मेंबर्स अलग होते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम थोड़ा इसके बारे में समझे, इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन? जैसे कि क्योंकि इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, अपनी अलग से लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील होती है। देखो ना, एक पर्सन क्या होता है, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, ऐसे इस कंपनी की भी अपनी लीगल एंटिटी है, यानी ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब अगर इसको किसी पर्सन की डेथ हो जाए, कंपनी कभी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। और कंपनी की एक कॉमन सील होती है, जैसे एक पर्सन को कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, पर्सन क्या करेगा? उस पर साइन करेगा, कंपनी क्या करेगी? अपनी सील लगाएगी, स्टैंप लगाएगी। एंड देन शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के ऑनर होते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रोल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली वो कंपनी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बेसिकली शेयर होल्डर किसको इलेक्ट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। वो कंपनी को चलाते हैं, उनका कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और कैपिटल जो कंपनी की है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। और इनको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब अगर मैंने किसी को अपने शेयर सेल आउट करने हैं, किसी और को बेचने हैं, तो इजीली आई कैन डू दैट। हाँ, प्राइवेट कंपनी में नहीं। कंपनी भी दो तरह की होती है, आगे जाके आपको बताऊंगा, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी में इजीली शेयर आप कभी भी किसी को सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी डिटेल में एक एक करके। सबसे पहले मेरे बच्चे, आर्टिफिशियल पर्सन। सर, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसकी ना तो कोई बॉडी है, ना सोल है, ना कॉन्शियसनेस है, बट ना ये ब्रीथ कर सकती है, ना ईट, ना रन, ना टॉक, लेकिन फिर भी ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोन ले सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, जैसे कि एक पर्सन पे होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर, कंपनी अलग है, इसके ऑनर अलग है। हर कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब इन द आईज ऑफ लॉ ये सेपरेट है, और इसके जो ऑनर्स है वो अलग हैं। और जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है कंपनी की, दीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ऑनर। यानी कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी के जो ऑनर है उनको कोई चैलेंज नहीं करेगा, उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। कंपनी अलग है, यानी कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, जो उसके ऑनर है, जो शेयर होल्डर्स है, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। देन फॉर्मेशन। सब फॉर्मेशन कंपनी की टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, सबसे टफ होता है कंपनी बनाना। अभी तक हमने 5 फॉर्म्स की ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे जो टफेस्ट है वो क्या है? कंपनी को बनाना। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आप इजीली इसको नहीं बना सकते। और रजिस्ट्रेशन इसकी कंपल्सरी है, मतलब कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना तो कंपल्शन है, करवाना ही पड़ेगा। और कंपनी मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी है तो कितने बंदे चाहिए? मिनिमम 7, और प्राइवेट है तो मिनिमम 2। यू कैन स्टार्ट। देन परपेचुअल सक्सेशन, कहते कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूस होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। मतलब अगर कोई मेंबर छोड़ के चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कैरी ऑन करती है। मेंबर्स मे कम मे गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी को लॉ के थ्रू ही बनाया जाता है,
और लॉ के थ्रू इसको आप खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनी कभी खत्म नहीं होती। समझ आ रही है मेरी बात? एक ऑनर आता है जाता है, शेयर होल्डर आता है जाता है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं बाय लॉ। देन कंट्रोल, ऑनरशिप और मैनेजमेंट इसकी दो डिफरेंट हैंड्स में होती है। शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑनर होते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिनको अपॉइंट कौन करते हैं? टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। और इनका मेन काम होता है बिजनेस एक्टिविटीज को रन करना, मतलब कंपनी को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कोई राइट नहीं होता, वो डे टू डे एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के और डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। कंपनी की जो भी वर्किंग है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये अकाउंटेबल है। क्लियर बच्चे? यानी ऑनरशिप अलग हाथों में है और कंट्रोल मैनेजमेंट अलग हाथों में है। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, तो कैपिटल जो कंपनी की है सर, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? शेयर्स। और जो शेयर होते हैं कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, सेल एंड परचेज कर सकते हो। कभी भी शेयर होल्डर अपनी जो मेंबरशिप है विड्रॉ कर सकता है अपने शेयर को सेल करके। मान लो रिलायंस कंपनी के में 100 शेयर पड़े हुए थे, तो इनडायरेक्टली मैं उसका ऑनर हूं क्योंकि मेरे पास शेयर होल्डर है। कल मैंने आपको सेल कर दिए मार्केट में, तो डेफिनेटली मैं अपनी ऑनरशिप क्विट कर गया। अब जिसने वो शेयर खरीदे हैं वो उसका ऑनर बन गया। तो यानी कभी भी आपने शेयर को सेल करके आप इजीली अपना क्विट भी कर सकते हो, और हाँ, किसी कंपनी के शेयर खरीद के आप उसका ऑनर बन भी सकते हैं। ट्रांसफर, इजीली ट्रांसफर है शेयर्स को। अच्छा, शेयर जो प्राइवेट कंपनी के होते हैं इनको इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन याद रखेंगे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है, उसका अलग कंसेप्ट होता है, मैं आपको समझाऊंगा लेटर ऑन। अब कॉमन सील, कंपनी की क्या होती है? कॉमन सील होती है। देखो, एक पर्सन की तरह कंपनी साइन तो नहीं कर सकती, तो कंपनी अब क्या करेगी? जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे कंपनी की ऑथराइज्ड कॉमन सील लगनी जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सील नहीं लगी हुई है, स्टैंप बोल देते हैं जिसको, नहीं लगी हुई है, हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। एक सिंगल पर्सन क्या करता है? साइन करता है ना। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उसमें अपनी वैलिडिटी देनी है, अपना कंसेंट देना है, तो आप क्या करोगे? साइन करोगे। तो कंपनी क्या करती है? सील लगाती है ताकि वो चीज प्रॉपर हो जाए कि हाँ भाई कंपनी इसके लिए राजी है। तो कॉमन सील आपकी कंपनी की लगती है हर जगह जहां भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, और कोई भी कंपनी के बिहाफ पे जब पर्सन काम कर रहा होता है तो वो कॉमन सील यूज करेगा इन प्लेस ऑफ द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें इसकी कॉमन सील नहीं लगी हुई, कंपनी के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है, कंपनी उसको मानेगी नहीं। समझ आ रही? कल को डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाए कि देखो जी ये डॉक्यूमेंट है, कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया था और कंपनी की उसमें सील नहीं लगी हुई, तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। देन रिस्क बेयरिंग, सर रिस्क जो होता है ना कंपनी का, इट इज सेपरेट ओवर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब मेरी कंपनी के मान लीजिए 10 लाख शेयर हैं, तो इसका मतलब 10 लाख शेयर, मान लीजिए 10 शेयर भी लिए हो तो 1 लाख बंदे ने वो शेयर ले रखे हैं, तो वो जो रिस्क और लॉस है वो 1 लाख बंदे में डिवाइड हो गया। मतलब कंपनी अगर डूबेगी तो लॉस सबको थोड़ा थोड़ा होगा, फायदा भी होगा तो सबको थोड़ा थोड़ा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी यहाँ पे जो रिस्क है वो आपका क्या हो गया? सेपरेट हो गया ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब आप देखो ना, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था? अकेला एक सिंगल प्रोप्राइटर था, अगर लॉस होगा तो बेचारे अकेले को होगा। अच्छा, पार्टनरशिप में भी क्या होता है? 5-10 पार्टनर होते हैं, लॉस होता है 10 के 10 को झेलना पड़ता है। कंपनी के केस में तो हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हजारों क्या लाखों भी होते हैं कई बार। तो मेरी कंपनी का जो रिस्क है वो 10 लाख लोगों में सेपरेट हो गया लॉस का। यानी अगर कल को मान लीजिए, और हर शेयर होल्डर की यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। बस जितने आपने शेयर लिए, मान लो रिलायंस कंपनी के मैंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपए तक है। अगर कल कंपनी डूबेगी तो मेरे को मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? 1 लाख का। तो यहाँ पे आपका जो कोई भी पर्सनल एसेट, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितने शेयर लिए हुए हैं ओनली दैट। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी यूज नहीं कर सकता उन डेब्ट्स वगैरह को पे करने के लिए, अगर कंपनी कभी दे नहीं पाती। इज इट क्लियर? कंपनी ने कहीं से लोन लिया हुआ है, कंपनी नहीं चुका पा रही है अपने सारे एसेट सेल करने के बाद भी, नो प्रॉब्लम, आप सेफ हो। आपकी लाइबिलिटी सिर्फ कितनी थी? जितने आप कंपनी के शेयर थे। शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्या होती है? हमारे मेंबर्स की लिमिटेड होती है, सिर्फ कितनी जितनी कैपिटल उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखी है। इन केस कंपनी को बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, शेयर होल्डर कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट द अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर्स। मतलब इसमें क्या होता है, मान लो कई बार क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स शेयर तो ले लेते हैं, उन्होंने कुछ उसकी पेमेंट ड्यू होती है। मान लो मैंने कंपनी के शेयर लिए 10 लाख रुपए की, मैंने 6 लाख की पेमेंट कर दी, 4 लाख की मैंने पेमेंट अभी करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो वो मेरे से कह सकते हैं कि भी आपकी 4 लाख की पेमेंट ड्यू है, वो पे कर दो। जो शेयर मैंने ले रखे हैं, 10 लाख के मैंने शेयर लिए हुए हैं, मैंने बोला 6 लाख मैं अभी दे रहा हूं, 4 लाख मैं आपको थोड़े टाइम के बाद दे दूंगा। समझ आ रही है? अब वो 4 लाख के लिए मेरे को कह सकते हैं कि हाँ भाई वो आपके जो पैसे बैलेंस है, वो अनपेड जो बैलेंस है उसको पे करो, लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ आ गई मेरी बात? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर लीगली कंपलसरी है, कंपनी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ये हमारा जो लेटेस्ट कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये कंपल्शन है रजिस्ट्रेशन कराना फॉर ए कंपनी। क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक कोई डाउट किसी का? अब बात करते हैं कंपनी की मैरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मैरिट्स ऑफ कंपनी। तो पहली मैरिट क्या है सर? लिमिटेड लायबिलिटी। भाई शेयर होल्डर के ऊपर ज्यादा कोई बर्डन नहीं है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितना उन्होंने पैसा, जितनी कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है। उनकी पर्सनल एसेट्स को, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी यूज नहीं कर सकता कंपनी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। मान लो कंपनी ने किसी के पैसे देने थे, कंपनी के पास कम पड़ गए, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को वो नहीं यूज कर सकते। आपकी सिर्फ कितनी लायबिलिटी है? जितने आपके शेयर कंपनी के आपने लिए हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सर, इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये इसकी बहुत बड़ी मेरिट बन जाती है। आप जब चाहो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, वेन एवर यू वॉन्ट रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, माइंड वन थिंग, हाँ, लेकिन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। यानी कि अगर आपने कभी भी अपने शेयर्स को सेल आउट करना है, बाय करने हैं, परचेज करने हैं, इजीली यू कैन डू। यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वेरी इजी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वेरी इजी इन केस ऑफ कंपनी। मतलब किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, जब मर्जी मैं उसको सेल कर सकता हूं। आई नीड नॉट टू आस्क फ्रॉम एनीवन। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मैंने क्या बताया? इसका मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए, वो रिटायर हो जाए, उससे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वटएवर, कोई शेयर होल्डर आ रहा है, जा रहा है, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू करेगी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स कम्स एंड गो, कंपनी कैरी ऑन। देन स्कोप फॉर एक्सपेंशन सर, कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज पार्टनरशिप। आप देखते हो ना, रिलायंस कंपनी अपना शेयर निकाल रही है, टाटा अपना शेयर निकाल रहे हैं, कई करोड़ रुपए वो इकट्ठे एक ही बार में मार्केट से इकट्ठे करके ले जाते हैं। कंपनी का अच्छा नाम है, कंपनी जैसे शेयर निकालती है फटाफट इन्वेस्टर सब्सक्राइब करते हैं, इट्स अ गुड कंपनी, और आपको इजीली आप रिसोर्सेज अपने कलेक्ट कर लेते हो। यानी ये कंपनी के लिए एक्सपेंड करना बड़ा इजी है। क्यों? एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। और कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज करना बहुत इजी होता है, मोर चांसेस होते हैं। इन्वेस्टर हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो अच्छी कंपनीज है। और फिर सबसे बड़ी बात, कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते भी है, फायदा क्या होता है? एक तो लायबिलिटी लिमिटेड है, एक जब मर्जी शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनरशिप राइट भी मिलता है, और अच्छी कंपनी रिटर्न भी बहुत बढ़िया देती है। तो यहां पे एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ आई? कल को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, तो मार्केट से इकट्ठे करना बड़ा आसान है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करता है। क्यों करता है पसंद करना यहां पे इन्वेस्ट करना? क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है, शेयर्स को जब मर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं, मेरे को ऑनरशिप राइट भी मिल रहा है, और अच्छी कंपनी रिटर्न, डिविडेंड वगैरह भी बड़ा अच्छा डिक्लेयर करती है।
Professional management, definitely sir. Company can afford to pay high salary to specialist and professional. जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो अपनी कंपनी चलाने के लिए किसको हायर करते हैं? प्रोफेशनल्स को, स्पेशलिस्ट को, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा है, हाई स्केल पे काम कर रही है, तो दे कैन अफोर्ड कि अच्छे अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट करें, स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करें। और डेफिनेटली जब आप स्पेशलिस्ट लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, तो डेफिनेटली उससे कंपनी और अच्छे से चलेगी और इट ब्रिंग्स अबाउट स्पेशलाइजेशन। फिर ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल काम करते हैं, स्पेशलिस्ट काम करते हैं, तो काम करने का तरीका ही अलग होता है, तो कंपनी डेफिनेटली और तेजी से ग्रो करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इसको प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे होते हैं। देन वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब ये पॉइंट उससे मिलता जुलता आ गया। कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। मार्केट से आप अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर, आप इनके थ्रू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन सबको, क्या होता है प्रेफरेंशियल शेयर, क्या होता है ये हमारा इक्विटी शेयर, सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा लेटर ऑन। तो यानी कंपनी के पास स्कोप है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज है जिनसे आप जितना चाहे पैसा मार्केट से रेज कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी की रेपुटेशन होती है, जो अच्छी अच्छी कंपनीज है तो लोग फटाफट इसमें इन्वेस्ट करने को रेडी भी हो जाते हैं। मार्केट से लोन चाहिए तो लोन इजीली मिल जाता है, अपने शेयर्स निकालते हैं लोग, फटाफट सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके काफी फास्ट होते हैं। देन डिफ्यूज रिस्क, अब ये भी इसकी मैरिट बन गई। रिस्क यहाँ पे क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया ना, वो रिस्क कई सारे लोगों में बट गया। मेरी कंपनी के अगर 10 लाख शेयर होल्डर्स है तो मेरा रिस्क 10 लाख लोगों में डिवाइड हो गया। कोई सिंगल पर्सन रिस्क को बियर नहीं कर रहा। अगर कल को लॉस होता है, एक पर्सन उसको नहीं बियर करेगा, जितने लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो सारे उस रिस्क को बियर करेंगे। तो रिस्क यहाँ पे क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया। हमारा अगर लॉस होता भी है तो ज्यादा रिस्क नहीं है, इट इज मिनिमम। सिर्फ मेरा जितना पैसा लगा हुआ है मेरा उतना ही रिस्क है। अब आता है लिमिटेशंस क्या है। अभी हमने क्या डिस्कस की? मैरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स या लिमिटेशन। भाई कंपनी की लिमिटेशंस क्या होती है? सबसे पहले मेरे बच्चे, लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। मैंने आपको पहले भी बताया भाई कंपनी की जो फॉर्मेशन है इट इज ए वेरी लेंथी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। भैया बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, दुनिया भर की लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं, दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, और इन काम को करने के लिए सम टाइम आप एक्सपर्ट्स को भी हायर करते हो जो इसके लिए फीस भी आपसे लेते हैं, इवन रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। मैं बताता हूं मेरे बच्चे, फॉर्मेशन इसकी सबसे पहली बात लेंथी है, बहुत लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब उसके लिए आपको दुनिया भर की लीगल फॉर्मेलिटीज बियर करनी पड़ती है। भाई ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। कई जगह थेबी वगैरह जैसे हो गया, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद कई बार आप एक्सपर्ट हायर करते हो। अब आपको जैसे अपनी को फाइल लगानी है बैंक में या सेबी के पास लगानी है, आप कोई अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से या एक्सपर्ट से अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवाते हो, और ये लोग इसके लिए पैसे भी चार्ज करते हैं। इवन आप जब कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है। तो कुल मिला के ये लेंथी भी है, एक्सपेंसिव भी है और लीगल है। तो ये इसकी काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये इसकी पहली डीमेरिट है, मतलब कंपनी बनाना इतना आसान नहीं है। सेकंड डीमेरिट आती है लैक ऑफ सीक्रेसी। सर एज पर द कंपनी एक्ट, हर कंपनी को अपनी जो इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी पड़ती है। कंपनी अपनी क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देती है कि हाँ भाई इस क्वार्टर में हमारे कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए, हमने कितनी सेल की, हमारा क्या टर्नओवर रहा। ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कंपनी को रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी पड़ती है, और ये इंफॉर्मेशन हर समय जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल होती है। मतलब आप अगर चाहो किसी भी कंपनी की आरटी हो ना, आरटी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, तब किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। तो एज ए रिजल्ट अपनी जो सीक्रेसी मेंटेन करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब कंपनी का कुछ भी सीक्रेट नहीं है, हर चीज जनता के सामने है। कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी से भी ले सकता है, मतलब रजिस्ट्रार से। इज इट क्लियर? देन इम्पर्सोनल वर्क एनवायरनमेंट। देखो कंपनी में जो ऑनर है वो अलग है, मैनेजर अलग है। कंपनी कभी भी अपने कस्टमर के साथ, अपने वर्कर के साथ, सप्लायर के साथ
क्रेडिटर के साथ इनका कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। अब आप देखो रिलायंस कंपनी के हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, करते हैं ना? क्या हम कभी अंबानी से मिले? हमारा कोई उससे पर्सनल टच है क्या? मतलब कंपनी के अंदर जो इम्पर्सोनल वर्क इन्वायरमेंट होता है, इवन जो कंपनी के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो भी कभी अपने मालिक से नहीं मिलते। यानी कंपनी के अंदर एक बड़ी ये चीज आती है कि जो वर्कर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका कंपनी के साथ कोई टच नहीं होता। तो ये जो इम्पर्सोनल मैनेजमेंट होती है कंपनी की, में आल्सो रिजल्ट इन वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी। देखो जब हम किसी चीज से पर्सनली अटैच नहीं होते, एक कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन वो कभी ऑनर से नहीं मिला, मैनेजमेंट से प्रॉपर नहीं मिला, कभी पर्सनल टच नहीं हुआ, कभी बिलोंगिंगनेस नहीं आई, तो उतना दिल से काम नहीं करेगा। तो कई बार यहाँ पे वेस्टेज होती है और लोग उतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते। देखो ना, जहां पर्सनल टच होता है मतलब दिल से काम करता है, हाँ यार ये मेरी अपनी कंपनी है, बॉस आया, बॉस ने प्यार से थपथपाया, इंकरेज किया, आपको और काम करने का मन किया। यहाँ पे कोई ऐसा टच है ही नहीं। इट्स ए बिग फॉर्म। देन न्यूमरस रेगुलेशन, सो टू मच लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, लीगल प्रोविजन होता है कंपनी के अंदर, तो कंपनी को लॉट ऑफ बर्डन होता है। जो भी सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं इसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मतलब फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसमें काफी टाइम लगता है, परमिशन लेनी पड़ती है, उन रूल एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये भी इसका एक मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कंपनी खुल के काम नहीं कर सकती। यू हैव टू वर्क अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। कौन बनाता है ये? सेबी। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका मेन काम क्या है? हमारा सारे के सारे जो भी ये मार्केट है उसको कंट्रोल करना। तो जो सेबी की गाइडलाइंस होती है उसमें इन्हें काम करना पड़ता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब कंपनी में क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कहां लिए जाते हैं? बोर्ड मीटिंग में, आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है उन सबसे मिल के कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कंपनी का वहां लिया जाएगा। अब और एक बार ये डिसीजन ले लिया तो दे हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन, व्हिच इज अगेन अ लेंथी प्रोसेस। कहते पहली बात तो सारे डायरेक्टर को मिलना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, फिर वो डिसीजन लिया जाएगा। जब डिसीजन लिया फिर उसको कम्युनिकेट करना है हर किसी को, और ये भी एक लेंथी प्रोसीजर होता है। कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मान लो आज रिलायंस कंपनी ने कोई डिसीजन लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, अब उसको रिलायंस कंपनी के हर वर्कर तक पहुंचाना, हर मेंबर तक पहुंचाना, इट इज अगेन ए लेंथी प्रोसीजर। सो टेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डिसीजन इज ए लेंथी प्रोसेस। तो पहले डिसीजन लेना, फिर उसे लोगों तक कम्युनिकेट करना, और फिर उसको इंप्लीमेंट कराना, इट्स रियली लेंथी प्रोसेस। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में काफी डिले कई बार हो जाता है। देन ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब ये जो ओलिगो वर्ड है मैं आपको बता दूं, ये आप एक वर्ड आया ओलिगार्किक, ये वर्ड है ओलिगो। बेसिकली क्या वर्ड है ये? ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। क्या मतलब होता है? फ्यू। अब इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब है, देखो हम कई बार ये कह देते हैं कि जो हमारी कंपनी है इसका सेटअप कैसा है? डेमोक्रेटिक सेटअप है। हम कहते हैं डियर डेमोक्रेटिक सेटअप कंपनी, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सेटअप ओनली पेपर पे है। इट इज ओनली ऑन पेपर। बेसिकली रियल प्रैक्टिस में कंपनी इन द हैंड ऑफ ओनली फ्यू पीपल। देखो ये जो वर्ड है ना ओलिगोआर्की, ये वर्ड कहां से बना है? ओलिगो से। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को चलाने वाले थोड़े से लोग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी जो चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? ओनली फ्यू पीपल्स आर मैनेजिंग द कंपनी। तो ये जो डायरेक्टर्स है इनका कंप्लीट कंट्रोल होता है, यही सारे डिसीजन लेने होते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनका कोई रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग में, हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह का। तो कंपनी की मैनेजमेंट कैसी हुई? ओलिगार्किक। ओलिगार्किक मींस ओनली फ्यू पीपल कंट्रोल द कंपनी। इज इट क्लियर? जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कहते हैं कई बार क्या होता है, कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के साथ अटैच्ड है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। जैसे कि कंपनी में इंप्लॉइज होते हैं। अब कहते हैं कई बार इनमें कंफ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि इंप्लॉय कहते हैं हमें हायर सैलरी चाहिए, अब कंज्यूमर भी स्टेक होल्डर है, वो कहता है मेरे को बेटर क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट की और प्राइस भी कम चाहिए। शेयर होल्डर कहता है मेरे को हायर डिविडेंड चाहिए। हर एक का अपना इंटरेस्ट है, बस शेयर होल्डर भी कंपनी के साथ अटैच है, कंज्यूमर भी कंपनी के साथ अटैच है,
इंप्लॉय भी कंपनी के साथ अटैच है। इंप्लॉय क्या डिमांड कर रहा है? हाई सैलरी। कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है? बढ़िया प्रोडक्ट कम रेट पर। और शेयर होल्डर क्या डिमांड कर रहा है? हायर डिविडेंड। तो इस केस में कई बार बड़ी कंफ्लिक्ट प्रॉब्लम्स आ जाती है, कैसे सबको सेटिस्फाई करें। क्योंकि अगर प्राइस कम करते हैं तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट कम हो जाएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा, और साथ ही साथ इंप्लॉयज को उतनी सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, अगर सैलरी बढ़ा देते हैं शेयर होल्डर का तो प्राइस बढ़ेगी, अब प्राइस बढ़ेगी कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार इन सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक का अपना इंटरेस्ट रहता है। तो ये था मेरे बच्चे डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। क्लियर एवरीबॉडी? कल हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का। थैंक यू वेरी मच। आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।